A multi-speciality center. Partner, Haryana Plywood Manufacturers Association, Jagadri Metal Associate sponsor, MF Darzi, delivering masterpiece. Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rummy Culture, champions ka culture. Health partner, Capital Super Speciality Hospital, best hospital in Yamunanagar. Gaba Hospital. खास पेशकश जारी है यमुनानगर का मंच, और यमुनानगर की स्थिति हम लगातार बता ही रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, सीवरेज की बात हो, यहाँ की जो बुनियादी दिक्कतें हैं, लेकिन एक बड़ी चीज कानून व्यवस्था को लेकर हमारे साथ हिमाद्री कौशिक 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और एएसपी हैं यमुनानगर की। ये एक हमारा शो है अफसरनामा, उसमें भी हम इस एपिसोड को खास तौर से दिखाएंगे। मैम, पहली बात यही आती है, बहुत सारे सवाल हमने यहाँ उठाए, बहुत सारी समस्याएं इस मंच पर उठी, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जब भी बात आती है, चाहे यहाँ आसपास के नशे की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, एक एक करके बताइए कि क्या प्रगति हो रही है, यहाँ के लोगों को कैसे सेफ महसूस करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं पुलिस के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं कि जैसे आपने बताया नशे की बात है, तो नशा अब हम ये समझ गए हैं कि नशे को हमको दोनों तरफ से देखना होगा। एक तो वो सामाजिक समस्या है, क्योंकि कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, फिर वो उसको पाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, और एक पुलिस के लिए ये बन जाता है कि वो एरिया बन जाता है, पर वो नशे के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो अब हम उनको सामाजिक तरह से हैंडल करना, एक तो ये समस्या है, और दूसरी ऑफ कोर्स क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से समस्या है कि नशे का कारोबार ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़ें। तो हम एनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू और डी एडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों से ही काम कर रहे हैं। जो ड्रग्स अगेंस्ट ड्रग्स एक पॉलिसी लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर, उसके हिसाब से भी इसमें हम डॉक्टर्स भी हैं, एक एनकॉर्ड है, देयर इज़ अ नारकोटिक्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमिटी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ऑफिसर्स सब मिलके हम डी एडिक्शन पे काम करते हैं। कुछ आउटरीच इनिशिएटिव्स होते हैं स्कूल में, जो एक वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल बच्चे हैं, जैसे यमुनानगर में कहें तो 2-3 जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स होते हैं। तो ये हो गई सोशल अवेयरनेस और ड्रग डी एडिक्शन की बात। और दूसरी तरफ अगर आप इन्फोर्समेंट बोलें तो हर महीने हमारा एक टारगेट रहता है हमारा, हम पूरा ट्राई करते हैं कि जितने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़ सके। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी नार्कोटिक सेल है जो ज़्यादा लोगों को इंटरसेप्ट कर रही है। और आप अगर डेटा की भी बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा ड्रग रिकवरी की गई है, भारी मात्रा में कैप्सूल्स, हेरोइन पकड़ा गया है। और हम खाली इनके ऊपर ही नहीं फोकस करते, इनके सोर्स पे भी जाते हैं। एक जो 2 नए इनिशिएटिव्स हैं, मतलब ये इनिशिएटिव्स काफ़ी टाइम से हैं पर इन पे हमारा फोकस है अभी। एक है ड्रग प्रॉपर्टी अटैच कराना, मतलब ऐसे लोग जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं नशीले पदार्थ का, इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है एक कानून के अंतर्गत, तो हम वो करते हैं। फिर एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है कि कोई आदमी अगर बेल पे भी निकल गया है पर हमें लगता है कि अभी भी ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, तो हम उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे हमारा हेडक्वार्टर्स का भी फोकस है और पर्सनली हमारा भी ये फोकस है, और इनके केसेस हम ज़्यादा से ज़्यादा बना के उनको एनफोर्स कर रहे हैं। बड़ी चीज़ बताई है हिमाद्री कौशिक जी ने कि जिस तरह से जो नशे के कारोबार करते हैं लोग, वो सावधान हो जाएं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन मैं भी आपने बात कही कि सामाजिक समस्या है, तो लोगों को जिस तरह से, चाहे वो हेल्पलाइन है या और दूसरी चीज़ें हैं, आप तक किस तरह से अप्रोच करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, लोगों का सहयोग, उन तक पहुंचने की जो बात है, वो आप किस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, जैसे कल की बात करते हैं, कल जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो सीएमओ ऑफिस से हैं, उन लोगों ने एक आउटरीच प्रोग्राम किया था एक स्कूल में। तो वो स्कूल में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं। एक कह सकते हैं कि एक एज ग्रुप है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसके आदी हो सकते हैं। अब
वो जो टीनेज वाला वो इयर्स हैं, 15 साल 16 साल ये साल के जो बच्चे हैं उनके खास उनको अवेयर करना। फिर उसके बाद काफ़ी NGOs हैं, उनके साथ भी हमारा तालमेल है। और कम्युनिटी आउटरीच की बात कर ही रहे हैं तो हमें साइक्लोथॉन है, तो साइक्लोथॉन अभी इसी संडे हुई थी यमुनानगर में, जिसमें हज़ारों बच्चों ने, हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और एक टीम थी जो पंचकुला से निकली थी और उसने सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करे, फिर यमुनानगर पहुंची थी इस मंडे को, और वो सुबह फ्लैग ऑफ होके यहाँ से करनाल में एंड हुई। इन लोगों ने हर जगह नुक्कड़ नाटक किए, इन लोगों ने हर जगह मैसेज पहुँचाया। ये उन गाँव से और उन एरिया से ज़्यादा गए जैसे जहाँ पे नशे के आदी लोग ज़्यादा हैं। तो इससे मतलब ये कम्युनिटी अवेयरनेस का बहुत ही बढ़िया इनका एक अपना एंथम था, एक सॉन्ग था जो हर जगह गाया गया। और जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, और कुछ नहीं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस आती है कि हाँ ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। ये बच्चे अपनी ड्राइंग्स बना के आए थे, से नो टू ड्रग्स, एंटी ड्रग्स, और इन सबको पता था कि ये क्यों इस साइक्लोथॉन में पार्ट ले रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ी चीज़ है, अच्छी बात है। इस तरह से अगर पार्टिसिपेशन समाज के हर वर्ग का बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस नशे की बीमारी से निजात मिलेगी समाज को। एक और बात मैम, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यमुनानगर की जो स्थिति है, एक अवैध खनन की बात आती है, दूसरी ये बात ये आती है ओवरलोडिंग, और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उन पर लगाम लगती दिखती नहीं। ऐसी बहुत सारी खबरें यमुनानगर से पूरे प्रदेश और देश में जाती हैं, उसे लेकर क्या कुछ है? देखिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है पुलिस की अवैध खनन को लेके, और जैसे ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें तो हमने ये इंश्योर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हम अपना प्रयास करते हैं कि शहर के अंदर ये सारे ट्रक्स नहीं आ पाएँ, जिस वजह से ताकि हम मॉनिटर भी कर सकें। अगर इनका एक ही रूट रहेगा जिससे ये आएंगे तो हम इन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट RTA है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ते हैं। हमारी जितनी FIR दर्ज हैं इन मामलों में, उन पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन और रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। जैसा आप समझते भी हैं कि खाली मतलब केस रजिस्टर करना, लोगों को पकड़ना ज़रूरी नहीं है। इन लोगों को जब सज़ा होगी और इनका जब इनको फाइनेंशियल लॉस होगा, तब जब इनको व्यक्तिगत तौर पे लॉस होगा, तब जाके ये एक्टिविटीज़ बंद होंगी। तो हमारा हर स्टेज पे मॉनिटरिंग है। FIR को लीजिए या कोर्ट में जब केस चलता है, हम हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं, और इस पे लगातार काम किया जा रहा है, और हम और भी ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ के लोगों से बात हो रही थी, यहाँ रह कर एक बात आ रही थी कि आप लोग बड़ा बेहतर काम करते हैं ऊपर के लेवल पे, लेकिन जब व्यक्ति थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, आपके जो कर्मचारी है SSO से लेके उन लोगों से मिलता है, तो वो जो रिस्पांस मिलना चाहिए उस तरह का मिलता नहीं है। वो जो आपके ऑर्डर्स हैं, जो आपकी बातें हैं, वो उसे गंभीरता से लिया नहीं जाता है, पब्लिक परेशान है। देखिए मतलब वैसे तो पुलिस कर्मचारी भी समाज का ही हिस्सा है, तो मतलब वो अलग से तो कहीं से नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों का व्यवहार अगर थोड़ा आपत्तिजनक पाया भी गया है तो इसको हमने समझा है, और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है। जैसे रिसेंटली हम ट्राई कर रहे हैं कि ERV के जितने चालक हैं, जो डायल 112 सेवा है, उनकी हम सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे उनको बुला के ट्रेनिंग द्वारा समझाया जाए कि उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए। और जो स्पेशली आप देखिए कि हर थाने में अब एक विमेन हेल्प डेस्क होता है और एक साइबर हेल्प डेस्क होता है, तो इनकी स्पेसिफिकली सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग हम करवाते हैं कि आपको व्यवहार कैसा करना है लोगों से, ये आना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, शायद जो इंसान की प्रवृत्ति है और उनका जो व्यवहार है वो बदलने में थोड़ा समय तो लगता है, पर इसमें कोशिश पूरी तरह से जारी है। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक कर्मियों की ट्रेनिंग हमने अभी रिसेंटली पिछले महीने भी ली, और एक हम उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं और समझाते हैं कि एक ये लोकतंत्र में आपको लोगों के साथ पेश कैसे आना चाहिए। पर उसी के साथ साथ मेरा अनुरोध लोगों से भी यही है कि हम जब भी जैसे कोई पकड़ा जाता है, मैंने खुद ट्रैफिक नाके पे खड़ी हो गई थी एक दिन, तो कोई पकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले फ़ोन मिला देते हैं। तो मैंने बोला आप मुझे फ़ोन मिला के मत दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो अगर मुझे कोई फ़ोन मिला के दे रहा है जो सपोजिट सीनियर पुलिस ऑफिसर को, तो बेचारे मतलब
कांस्टेबल को तो डरा ही देते होंगे, सबसे पहले वो फ़ोन मिलाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे हमें छोड़ दो, और छोटे बच्चे होंगे तो रोने लगेंगे। तो मतलब मैं मान रही हूँ कि यहाँ भी व्यवहार ज़्यादा अच्छा हो सकता है, पर लोगों को भी थोड़ा निश्चित रूप से दोनों तरफ से जिम्मेवारी बनती है। केवल पुलिस पे उंगलियां उठा देना काफ़ी नहीं होता, आपको अपने बर्ताव में भी बदलाव लाने होंगे। मैम, एक और बात, इस शहर ट्रैफिक की समस्या से बहुत जूझ रहा है, उसके लेकर भी कुछ प्लान आप लोगों ने और कर रहे हैं निजात दिलाने के लिए? हम ट्रैफिक को लेकर ऑलमोस्ट डेली एक हम न्यूज़ में अपना प्रेस रिलीज़ करते हैं। खास करके जैसे आप मानिए कहीं कोई फंक्शन है या कोई स्पेशल, जैसे कल गणपति विसर्जन था, तो हमारे लिए ये ट्रैफिक के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन पे ठीक से पहुँचे, पर ये भी चाहते हैं कि बाकी किसी भी नागरिक को समस्या ना हो। तो हम इसमें अपने वो भी जारी करते हैं प्रेस रिलीज़ कि कहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है, कैसे वो ट्रैफिक का ध्यान रखें। एडिशनली हम ट्रैफिक के बारे में हमने अभी नए ट्रैफिक लाइट्स लगाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ई चलानिंग का प्रोग्राम है, और मैं इस माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि एक स्टेट लेवल का ट्रैफिक क्विज़ ऑर्गेनाइज हो रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर रेंज लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे। तो मतलब कोई भी चीज़ का बच्चों को टारगेट करने का यही पॉइंट रहता है कि वो हमारा भविष्य है, और जब बच्चे कई बार गाड़ी में भी बैठते हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपने ये नहीं फॉलो किया, या वो जाने तो कि क्या ट्रैफिक नियम है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी मुहिम है मैम, निश्चित रूप से। लेकिन एक और बड़ी चैलेंज और बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है साइबर क्राइम। हाँ जी। और लोगों को, सीधे साधे लोगों को जिस तरह से उनके अलग अलग तरीके हो गए हैं ठगने के, उसको किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं, किस तरह से नकेल कस रहे हैं इन लोगों पर? हाँ जी, साइबर क्राइम, देखिए एक बार ऐसी कोई घटना हो जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक तरीका रह जाता है। तो उसमें हमारे पास अब हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन है। पिछले साल तक ये रेंज लेवल पे था, पर अब हर डिस्ट्रिक्ट में है। इनके टूल्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हम क्रिमिनल्स जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी पुलिस के पास हो, कांस्टेंट ट्रेनिंग है। पर एक और भी बात है कि इसमें सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी कि लोगों में जागरूकता बढ़े। एक जो साइबर क्राइम होता है, आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो टारगेट करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो एक उम्र के ऊपर हैं, जो थोड़े से बुज़ुर्ग हो गए या थोड़ा कम टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, अभी अभी उन्होंने ऑनलाइन सेवाएं प्रयोग में लानी शुरू की हैं। तो उनको जागरूक करना है कि आप अपना OTP ना शेयर करें। अगर आपको कोई फ़ोन करके बोलता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपके पैसे आ गए हैं या आपको कोई मैसेज आए तो उस पर नहीं क्लिक करें। और ये नए नए तरीक़ों से किया जा रहा है, जैसे कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जैसे गाड़ियाँ बिकती हैं या पुराना सामान बिकता है, जो कई बार आपको लगता है कि कितने सस्ते में मिल रहा है, तो ये नहीं उतने सस्ते में मिल रहा होता है। कोई वहाँ पे बैठा हुआ आपके साथ साइबर क्राइम करने की कोशिश करता है। कई बार आपको मैसेज आएगा कि आपकी बिजली कटने वाली है, इतने पैसे जमा कर दीजिए। ये भी एक साइबर फ्रॉड का तरीका है। कोविड के टाइम पे भी लोगों को साइबर फ्रॉड के थ्रू उनसे पैसे ठगे जा रहे थे। तो मेरा ये एक संदेश है इस माध्यम से भी कि आपको जो मैसेज आए आप उसको ध्यान से पढ़ें। हमारे पास फ़ोन आ गया है, हम काफ़ी समय फ़ोन पे अपना बिताते हैं, तो कोई भी लिंक को अचानक ना क्लिक करें। आप थोड़ा सा उसमें अपनी सोच का इस्तेमाल करें और सोचें कि क्या ये साइबर क्राइम हो सकता है। अगर हम मैसेजेस को, फ़ोन कॉल्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ठीक है। आपको बैंक कभी ये पूछने के लिए नहीं कॉल करेगा कि आपका कार्ड नंबर क्या है या आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, और आपको कभी भी कोई चीज़ पे शक है कि वास्तविकता में बैंक का कॉल है तो आप अपने पास की बैंक ब्रांच चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए। तो इसमें सावधानी ही सबसे बड़ा औजार है हमारे पास। निश्चित रूप से लालच में आना नहीं चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मैम, अगर जो ठगी का शिकार हो गया वो क्या करे? आप अगर ठगी का शिकार हुए हैं, अगर आपके बैंक से पैसे गए हैं, तो सबसे पहले आप 1930 नंबर पे कॉल कीजिए। 1930 केंद्रीय सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन चलाई गई है। आपके साथ जब साइबर ठगी हो उसके और आपको पता लगे कि ये कुछ गलत हो गया है, उसके अगले ही
क्षण आप इस पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आपने गलती से किसी को पैसे भेज दिए हैं और वो साइबर फ्रॉड कर रहा है, तो ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लेंट पुलिस के पास आ जाएगी, क्योंकि देखिए अगर आप पुलिस के पास कंप्लेंट रजिस्टर करवाने जाएंगे तो जब तक हमारे पास आप आएंगे और ये कंप्लेंट रजिस्टर होगी, वो पैसा आगे से आगे पहुंच चुका होगा। तो 1930 के द्वारा आपका पैसा कम से कम बच सकता है और वो आपको वापस आ सकता है। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई वेबसाइट है। इस पे जाइए और इन सब चीज़ आपने अपने बैंक अकाउंट प्रोवाइडर ब्रांच को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर केयर को। उसके बाद आप अपने नज़दीकी थाने में जाएंगे तो वहाँ साइबर डेस्क है, नहीं तो यमुनानगर में साइबर पुलिस स्टेशन भी है, फरकपुर थाने में, आप वहाँ आ सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। बड़ी चीज़ बताई है 1930, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह के अब स्थिति चल रही है, साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बात मैम, और आप महिला हैं, महिला अधिकारी हैं, खासकर बेटियों के लिए ये एक बड़ा ऐसा विषय होता है कि बड़ा संजीदा विषय है। इसको लेके यहाँ की जो स्टूडेंट हैं, चाहे छात्रा हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, उन्हें सेफ महसूस कराने के लिए क्या विशेष कदम आप लोगों की तरफ से यमुनानगर में उठाए गए हैं? हाँ जी, तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम यमुनानगर को सेफ़ सिटी बनाएं महिलाओं के लिए, और इसमें कई प्रयास हमने किए हैं और हम कर रहे हैं। पहला तो हम लोगों ने ऑटो चालकों का एक डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जो उनकी यूनियन है उसमें उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे और एक कंप्यूटर में सेव करेंगे। हर ऑटो में हम एक नंबर देंगे जिसको आप डायल कर सकते हैं, आपके ऑटो ड्राइवर का नाम भी अंदर डिस्प्ले होगा। तो जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो मतलब काम करने वाली महिलाएं हैं जो काम पे जाती हैं कहीं ऑटो से, या कोई रेलवे स्टेशन से भी उतर के घर आ रहा है, तो उन्हें पता हो कि उनका ऑटो कौन चला रहा है, और अगर वो दुर्व्यवहार करे तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं जी। दूसरी चीज़ है डायल 112 जो है, डायल 112 पे अब आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप उनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को मोबाइल फ़ोन के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। ये स्पेशली एक इनिशिएटिव शुरू किया है महिलाओं के लिए, क्योंकि फिर आप जब डायल 112 को अपने रजिस्टर्ड फ़ोन से कॉल करेंगे तो वो जानेंगे कि आप कौन हैं। आपकी रिपोर्ट दर्ज, अभी भी रिपोर्ट दर्ज हो रही है महिला विरुद्ध अपराध की, और ERV बहुत ही मतलब रिकॉर्ड टाइम में रिस्पॉन्ड कर रही है। ऑल इंडिया हरियाणा की ERV बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। और इसमें अगर आप ERV डायल 112 में अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आप अपना कोई भी क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी घटना रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसी विमेन सेफ्टी रिलेटेड एक और बात है, हमारे ज़िले में महिला थाना है और इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क है। आप वहां जा सकते हैं, आपकी कोई भी शिकायत है आप उन्हें बता सकते हैं। और इस ज़िले के लिए तो मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पोस्टेड हूँ, आप जब भी चाहें मेरे खुद के ऑफिस आ सकते हैं और आपकी जो भी कंप्लेंट है वो दे सकते हैं। बहुत बड़ा भरोसा दिया है यमुनानगर के महिलाओं को, खासकर मैम अवेलेबल है पूरी तरह से, जब भी कभी कोई दिक्कत हो। और दूसरी बड़ी बात, 112 बड़ा इफेक्टिव है आपके लिए, अपराध के खिलाफ एक बड़ा हथियार है, और साइबर क्राइम के खिलाफ 1930 नंबर याद रखें। मैम कुछ व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ लें, आपको पहले ही सोचा हुआ था कि IPS बनना है, या क्या कौन सी ऐसी प्रेरणा रही जो यहाँ लेकर आई, ये मुकाम हासिल किया? हाँ जी, तो वैसे मैंने इंजीनियरिंग की है बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से, और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने कुछ महीने एक जॉब भी किया था। फिर फाइनली मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोगों की सहायता तो कर सकें और लोगों से थोड़े जुड़े भी रहें। पहले मैंने थोड़ा रिसर्च फील्ड में जाने का सोचा, फिर उसके बाद फाइनली UPSC दिया, और बहुत ही मतलब लक्की है कि सिलेक्शन हुआ। काफ़ी लोग उसके लिए पढ़ रहे होते हैं, और मेरा फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ, फिर पुलिस में, और मैं काफ़ी खुश थी पुलिस में सिलेक्शन होने से, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। पहले सिलेक्शन पुलिस से पहले कहाँ हुआ? इनकम टैक्स IRS में।
ओके। हाँ जी। अच्छा, ये जिस तरह से बहुत लंबा एक सफ़र होता है, हाँ जी। और अगर इस मुकाम की बात करें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं इस यात्रा में जिन्हें याद करना चाहेंगे आप, जिनके बगैर ये यात्रा एक पूरी नहीं होती, ये मुकाम हासिल नहीं हो पाता। हाँ जी, मतलब जब भी कोई व्यक्ति की यात्रा के बारे में बात करी जाती है तो सबसे पहले उनको अपने माता पिता ही याद आते हैं। तो उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, और मैं मतलब मैं अकेली संतान हूँ अपने माता पिता की, तो उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला, और वो तो खुश थे कि मैं यूपीएससी क्लियर करा, तो वो काफ़ी खुश थे, पर नहीं भी करती तो। और उन्होंने हर पढ़ाई में और हर चीज़ में काफ़ी सपोर्ट किया, जॉब छोड़ने नहीं लेने में, हर चीज़ में। और इसके अलावा मेरे जो हस्बैंड हैं वो आईएएस हैं, तो मैं उनका भी, हम लोग कॉलेज से भी हम लोग ने साथ में पढ़ाई की थी और साथ में हमारा सिलेक्शन ही हुआ, तो काफ़ी सपोर्ट रहता है, आपके साथ कोई पढ़ाई करते हैं और फिर एग्ज़ाम भी क्लियर कर देते हैं, तो हाँ जी। बहुत अच्छी बात है मैम। एक आखिरी सवाल, हम एक आखिरी टिप आपसे लेना चाहेंगे, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे आप? यूपीएससी प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि ये एग्ज़ाम आपकी मानसिकता का एक परीक्षा है। ये टेस्ट नहीं करिए आपको क्या आता है या नहीं आता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आप सब कुछ नहीं, और ज़्यादातर लोग 3 अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। तो हर कोई इसमें पहले फ़ेल होता है, तो आप जब फ़ेल होते हैं इसमें और आपका भरोसा टूट जाता है, तो तब आप अपने आप को कैसे उठाएं और वापस मेहनत करने में जुट जाएं। तो ये आपके संकल्प का, आपकी निष्ठा का और आपके मतलब मानसिक मनोबल का एक परीक्षा है, और इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो आप बस भरोसा नहीं छोड़ें, क्योंकि लोगों का 5 अटैम्प्ट में भी होता है, 3 तो सबके ही लगते हैं, और आप कभी फेल भी हुए तो भी आप भरोसा नहीं छोड़ें और आप डट के मेहनत करने में लगे रहें। और थोड़ा बस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो थोड़ा टाइम बस फोकस करें और एक ही चीज़ को दें, तो डेफिनेटली यूपीएससी की यात्रा आपके लिए आसान रहेगी। बहुत शानदार बात बताई है मैम ने कि बड़ी मुश्किल ये यात्रा होती है, इसमें एक तो मजबूत रखना अपने आप को वो बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई जगह ऐसे चीज़ें आती हैं, ऐसे मुकाम आते हैं जहां आप टूटते हैं, तो इसलिए मजबूती आवश्यक है। और दूसरा, सोशल मीडिया का ज़माना है तो उससे सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। Associate sponsor MF Darzi, delivering masterpiece. Neutralite, helping people live better, healthier lives. Rami Culture, champions ka culture. Health partner, Capital Super Speciality Hospital, best hospital in Yamunanagar. Gaba Hospital, Yamunanagar, a multi-speciality center. Partner, Haryana Plywood Manufacturers Association, Jagadri Metal Aluminium Utensil and Jagadri Stainless.